उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के एक गांव में 16 वर्षीय नाजिमा की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही थी। 23 दिन बाद कब्र से उसकी लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर उसके फोन की गैलरी में मिले फोटोग्राफ्स ने ऐसी कहानी बयां कर दी कि सबके होश उड़ गए। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तारीख 13 अप्रैल 2024 और जगह यूपी के पीलीभीत का जहानाबाद इलाका। सुबह का वक्त था और 2 दिन पहले बीती ईद की रौनक अभी भी गांव में बरकरार थी। अचानक एक घर से एक चीख सुनाई देती है। चीख की आवाज से मोहल्ले वालों का ध्यान जाकिरा खातून के घर की ओर गया, क्योंकि वह आवाज वहीं से आ रही थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसी के घर से जोर जोर से रोने की आवाजें भी आने लगीं। यह सुनकर कुछ लोग जाकिरा खातून के घर की तरफ लपके। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो जाकिरा खातून के घर से चीखने और रोने की आवाजें आ रही हैं। सभी हड़बड़ाए हुए जाकिरा खातून के घर पहुंचे। वहां का दृश्य अंदर तक हिला डालने वाला था। जाकिरा खातून की 16 वर्षीय बेटी नाजिमा खान फर्श पर पड़ी थी। उसके पास उसके दादा दादी बैठे जोर जोर से रो रहे थे। एक बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, नाजिमा को क्या हुआ? मालूम नहीं महमूद मियाँ, नाजिमा रात को तो भली चंगी थी, लेकिन मैं सोकर उठा तो इस हाल में मिली। बताने के बाद बुजुर्ग दादा जोर जोर से रोने लगे। 2-3 बुजुर्गों ने नीचे बैठकर फर्श पर निर्जीव पड़ी नाजिमा की नब्ज टटोली। नाजिमा के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उन्होंने ध्यान से उसे देखा। कहीं कोई चोट जख्म का निशान नहीं था, जिससे यह समझा जाता कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। ये मौत कैसे हुई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे गांव में एक मायूसी थी, एक अजीब सा सन्नाटा था। गांव का हर घर इस मौत से हैरान था। लोगों के बीच सुगबुगाहट थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लड़की के माँ बाप नेपाल में थे, एक भट्टे पर मजदूरी के लिए गए हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महमूद ने कहा, कल तो शाम को यह गांव में अपनी सहेलियों के साथ खूब उछलकूद मचा रही थी। अचानक रात को ही कुछ हुआ है। एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो लग रहा है इसे हार्ट अटैक आया है। इसके अम्मी अब्बू नेपाल में हैं, उन्हें खबर कर दो कोई। तो भीड़ से मोहम्मद साहिम नाम का युवक निकलकर सामने आया। चाचा, मैं नाजिमा के अब्बा इकबाल मियाँ को फोन कर देता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है। बेटा, तुम इकबाल को फोन कर दो, हम कल सुबह तक उनका इंतजार करेंगे। नहीं आए तो कल दफना देंगे। मोहम्मद नासिर ने जैसे फैसला सुनाया। और हाँ, इस मौत की जानकारी गांव की सरहद में ही रहेगी, कोई बात उड़ाएगा नहीं। ठीक है, सभी ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। फिर सभी नाजिमा के दादा दादी को ढांढस बंधाने में लग गए। यह बात 13 अप्रैल 2024 की है। इकबाल अहमद नेपाल से नहीं लौटा तो 14 अप्रैल को गांव के लोगों ने नाजिमा के शव को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नाजिमा की अम्मी जाकिरा खातून अपने पति इकबाल अहमद के साथ नेपाल में ही काम करती थी। नाजिमा दादा दादी के साथ रहती थी। 2 दिन बाद नाजिमा की अम्मी जाकिरा अपने पति इकबाल के साथ अपने गांव अमृवडिया में नेपाल से वापस लौटी। यह गांव उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में स्थित है। घर में पसरा सन्नाटा दोनों के दहाड़े मारकर रोने से टूट गया। गांव के लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए घर के बाहर जमा हो गए। गांव की महिलाओं ने अंदर जाकर इस मातम में शिरकत किया। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को सब्र करने के लिए कहा, उनके आंसू पोंछे। उस वक्त मोहम्मद साहिम ने ही बड़े बुजुर्ग की तरह दोनों को समझाया, आप लोग नेपाल में थे, तुरंत आ नहीं सकते थे। गर्मी की वजह से नाजिमा की डेड बॉडी में अकड़न आ गई थी, इसलिए क्रियाकर्म करना पड़ा। जाकिरा खातून कितना रोती,
आखिर उसने अपने आंसुओं को पी लिया। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी। कई दिनों से घर की साफ सफाई ना होने से गंदा पड़ा था। जाकिरा ने झाड़ू उठाई और घर की साफ सफाई में लग गई। चारपाई के नीचे से सफाई करते वक्त उसे नाजिमा का मोबाइल फोन नजर आया। उसने फोन उठाया और उसे ऑन करने के लिए बटन पुश किया। फोन ऑन नहीं हुआ। जाकिरा खातून ने उस समय मोबाइल को अलमारी में रख दिया। पूरी साफ सफाई से निपट लेने के बाद वह नहाई। जाकिरा खातून को पता था कि नाजिमा के फोन में नाजिमा की ढेरों फोटो थे। बेटी को देखने की तमन्ना मन में जागी तो वह मोबाइल ऑन करवाने के इरादे से गांव में स्थित मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर पहुंच गई। मोबाइल में ज्यादा खराबी नहीं थी। घंटा भर बैठकर जाकिरा खातून ने मोबाइल फोन ठीक करवाया और उसे लेकर घर आ गई। जाकिरा खातून ने चारपाई पर बैठकर मोबाइल की गैलरी को खोला। गैलरी में बेटी के लुभावने पोज वाले कई फोटो थे। नाजिमा हर फोटो में मुस्कुरा रही थी। बेटी के फोटो ने एक बार फिर से जाकिरा खातून को रुला दिया। आंसुओं ने उसकी आंखें भिगो दिया। जाकिरा सुबकते हुए बेटी के फोटो देख रही थी कि अचानक वह चौंक पड़ी। उसके बाद सामने आती है 16 साल की इस लड़की की मौत की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। नाजिमा के मोबाइल की गैलरी में एक पुलिस वाले के भी फोटो दिखाई दिए थे। वह यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी में था। जाकिरा खातून के लिए वह अनजान था। जाकिरा ने उस फोटो को सरकाया तो उसका माथा भन्ना गया। गैलरी में आगे उस पुलिस वाले के कई और फोटो थे, लेकिन दूसरे फोटो में वह अकेला नहीं था। उसके साथ अलग अलग पोजों में दो लड़कियां भी नजर आ रही थीं, जिन्हें जाकिरा खातून अच्छे से पहचानती थी। ये दोनों लड़कियां गांव अमरिवड़िया की ही थीं। एक का नाम केतकी और दूसरी का नाम परवीन था। जाकिरा खातून की समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों लड़कियों और पुलिस वाले के फोटो बेटी के मोबाइल में क्यों और कैसे हैं। क्या नाजिमा के मोबाइल से ये फोटो खींचे गए हैं या इन तीनों में से किसी ने यह बेटी के मोबाइल में भेजे हैं। फोटो देखकर जाकिरा खातून के मन में तरह तरह के ख्याल उभरने लगे। उसे पक्का विश्वास हो गया कि जरूर ही नाजिमा को इन लोगों ने ही रास्ते से हटाया है। अच्छी भली वह अपनी मौत नहीं मरी है। जाकिरा खातून का पति इकबाल घर में नहीं था। शाम को वह वापस लौटा तो जाकिरा खातून ने बेटी के मोबाइल के फोटो पति को दिखाए। ये लड़कियां तो अपने ही गांव की हैं। इकबाल चौंक कर बोला, यह पुलिस वाला मेरे लिए अनजान है, लेकिन इन फोटो से यही लग रहा है कि पुलिस वाले से इन दोनों लड़कियों का प्रेम संबंध होगा। लेकिन ये फोटो अपनी बेटी के मोबाइल में कैसे हैं, यही तो मैं भी दिन भर सोचती रही हूँ। जाकिरा खातून गंभीर हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि नाजिमा के मोबाइल पर इन तीनों में से किसी ने ये फोटो भेजे होंगे। इस बात पर नाजिमा का उनसे झगड़ा हुआ होगा। इन्होंने अपनी नाजिमा की जान ली है। नाजिमा के अब्बू, हमें पुलिस के पास जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। हाँ, इकबाल ने सिर हिलाया। लेकिन जाकिरा, पहले इन लड़कियों से मालूम कर लो कि इन फोटो का नाजिमा के मोबाइल में होने का राज क्या है। जाकिरा खातून अपने पति इकबाल अहमद को लेकर थाना जहानाबाद ना जाकर पीलीभीत पहुंच गई। पीलीभीत में वह एएसपी विक्रम दहिया से मिली। विक्रम दहिया ने जाकिरा की बात को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने नाजिमा के मोबाइल में सेव करके रखे हुए यूपी पुलिस के सिपाही के साथ दो लड़कियों के फोटो भी देखे। इससे उनके भी दिमाग में यह संदेह उभरा कि नाजिमा की मौत के पीछे कोई रहस्य अवश्य छिपा है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और थाना जहानाबाद के एसएचओ संजीव शुक्ला को फोन करके नाजिमा की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की रिपोर्ट दर्ज करके इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। पुलिस कप्तान के आदेश पर थाना जहानाबाद में आईपीसी की धारा 302, 34, 427, 326 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसएचओ संजीव शुक्ला ने जाकिरा खातून और उसके पति इकबाल अहमद से नाजिमा के चरित्र, मौत आदि के संबंध में बात किया। दोनों मियां बीवी ने एसएचओ को सारी बातें विस्तार से बता दिया। जाकिरा खातून ने नाजिमा का फोन भी एसएचओ को सौंप दिया।
एसएचओ संजीव शुक्ला ने मोबाइल की गैलरी में जाकर फोटो देखने शुरू किए तो यूपी पुलिस के एक सिपाही का फोटो देखकर चौंक पड़े। यह तो सिपाही राजकुमार है, वह हैरानी से बोले। कुछ महीने पहले तक थाना जहानाबाद की परेवा वैश्य चौकी पर तैनात था। अब इसका तबादला मुरादाबाद हो गया है। इसके फोटो तुम्हारी लड़की के मोबाइल में कैसे आए? और ये दो लड़कियां जो इसके साथ हैं, ये दोनों कौन हैं? साहब, दोनों लड़कियां मेरे गांव अमरवड़िया की हैं। एक का नाम केतकी है, दूसरी का नाम परवीन है। मुझे इन तीनों पर शक है। मेरी बेटी की मौत में जरूर इनका हाथ होगा। मामला संदिग्ध है। प्रभारी संजीव शुक्ला गंभीर हो गए। तुम यह मोबाइल छोड़ जाओ। मैं कप्तान साहब से बात करके आगे की कार्रवाई करता हूँ। ठीक है साहब, जाकिरा ने आश्वस्त होकर कहा और नाजिमा का मोबाइल वहीं छोड़कर पति इकबाल के साथ वापस गांव लौट गई। नाजिमा की मौत 12 और 13 अप्रैल 2024 की रात में किसी समय हुई थी। उसको 14 अप्रैल को दफनाया गया था। चूंकि उसकी मौत अब पुलिस की नज़र में संदेह के दायरे में आ गई थी, इसलिए पुलिस नाजिमा के शव का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी। इसके लिए एएसपी विक्रम दहिया ने पीलीभीत के डीएम से लिखित अनुमति लिया और नाजिमा की मौत के 23 दिन बाद यानी 6 मई 2024 को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुबह उसका शव कब्र खोदकर निकाला गया। शव लगभग गल ही गया था। केवल हड्डियों का ढांचा ही मिला, जिसे उच्चाधिकारियों के सामने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसी दिन पुलिस को नाजिमा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। मौत कैसे हुई, यह बात रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं थी, लिहाजा उसका विसरा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। मामला जहां से शुरू हुआ था वहीं अटक गया था। अब पुलिस के लिए एक ही रास्ता बचा था। केस की तफ्तीश के लिए संदेह के दायरे में आए यूपी पुलिस के सिपाही राजकुमार और उसके साथ मोबाइल में नजर आने वाली दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के दायरे में लाना। एसपी महोदय ने नाजिमा के मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। इस टीम में जहानाबाद थाने के एसएचओ संजीव शुक्ला, एसआई सुनील शर्मा, प्रभारी सर्विलांस टीम इंस्पेक्टर क्रांतिवीर सिंह, प्रभारी एसओजी टीम हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल सोनू नागर को शामिल किया गया। टीम का निर्देशन एएसपी विक्रम दहिया ने खुद संभाला था। उनके दिशा निर्देशन में उसी शाम एक टीम कांस्टेबल राजकुमार को हिरासत में लेने के लिए मुरादाबाद भेजी गई। एक टीम गांव अमरवड़िया रवाना की गई, जहां से दो लड़कियों केतकी और परवीन को पकड़कर थाने में लाना था। ये दोनों लड़कियां राजकुमार के साथ नाजिमा के मोबाइल फोन में नजर आ रही थीं। रात ढली और 7 मई 2024 की सुबह की धूप खिल गई। जो टीम मुरादाबाद भेजी गई थी, वह वहां से कांस्टेबल राजकुमार को हिरासत में लेकर थाना जहानाबाद लौट आई। सुबह ही अमरवड़िया गांव से केतकी और परवीन को लेकर दूसरी टीम भी थाने में आ गई। तीनों को एक साथ कक्ष में बिठाया गया तो राजकुमार के चेहरे पर पसीना छलक आया। केतकी और परवीन के चेहरे भी वहां राजकुमार को देखकर सफेद पड़ गए। प्रभारी संजीव शुक्ला उनके चेहरों की रीडिंग कर रहे थे। तीनों के चेहरों के बदलते रंग से इतना तो वह भाप गए कि तीनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। वहां गहरी खामोशी छा गई थी। इस खामोशी को कांस्टेबल राजकुमार ने ही तोड़ा। अपनी जगह बेचैनी से पहलू बदलते हुए उसने पूछा, सर, मुझे किस जुर्म में हिरासत में लेकर यहाँ लाया गया है? तुम इन दोनों लड़कियों को पहचानते हो राजकुमार? राजकुमार ने बेझिझक बताया, हाँ सर, इनमें से यह दाईं ओर बैठी लड़की परवीन है, जिससे मेरे प्रेमिल संबंध हैं। दूसरी केतकी है, यह परवीन की सहेली है और कभी कभी यह भी मुझसे बोलती है, हंसी मजाक करती है। ओह, तुम तीनों में तो अच्छी जान पहचान है। अब यह भी इतनी ही बेबाकी से बता दो कि तुम तीनों ने नाजिमा की हत्या क्यों की है? क्या कह रहे हैं सर? क्या नाजिमा की हत्या हो गई है? राजकुमार बुरी तरह चौंक कर खड़ा हो गया। संजीव शुक्ला गंभीर स्वर में बोले, नाटक मत करो राजकुमार, तुम जानते ही हो कि पुलिस किस तरह सामने वाले से सच्चाई उगलवा लेती है। मैं जानता हूं सर। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने नाजिमा की हत्या नहीं की है। मैं तो ड्यूटी पर मुरादाबाद में ही हूँ।
2 महीने से मैं जहानाबाद भी नहीं आया हूँ। आप बेशक इंक्वायरी करवा लीजिए, हम भी बेगुनाह हैं साहब, परवीन डरते हुए बोली। नाजिमा हमारी अच्छी सहेली थी। उसकी डेड बॉडी ईद के 2 दिन बाद घर में मिली तो खबर पाकर हम सन्नाटे में रह गई थीं। हमने नाजिमा की हत्या नहीं की है। लेकिन नाजिमा के मोबाइल में तुम लोगों के ढेरों फोटो हैं, वह उसके मोबाइल में कैसे आ गए साहब? नाजिमा के फोन से परवीन राजकुमार से बात करती थी। परवीन मुझे भी कभी कभी साथ लेकर आती थी तो मैं भी इन्हें राजकुमार पहचानने लगी थी। यह दिल के अच्छे हैं, इन्होंने परवीन या मेरे साथ कभी गलत बात नहीं की है। यह परवीन को बहुत प्यार करते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं। केतकी ने हिम्मत बटोरकर सारी बात बता दिया। एसएचओ संजीव शुक्ला ने गहरी सांस लिया। उन्होंने अगला सवाल किया, परवीन तुम राजकुमार के संपर्क में कैसे आई? यह तो पहले जहानाबाद में ड्यूटी पर था और तुम गांव में रहती हो। फिर साहब हमारी पहचान मोहम्मद साहिम ने करवाई थी। साहिम मेरे ही गांव का है, वह अक्सर जहानाबाद जाता रहता था। वहां राजकुमार से उसकी दोस्ती हुई तो राजकुमार से मोहम्मद साहिम ने मेरी भी दोस्ती करवा दिया। उसी मोहम्मद साहिम ने नाजिमा के मोबाइल को राजकुमार और मेरी बातचीत का जरिया बनाया था। नाजिमा के मोबाइल से हम चैटिंग करते थे। संजीव की आंखों में तीखी चमक उभरी। फिर तो मोहम्मद साहिम नाजिमा के बीच भी प्यार का संबंध रहा होगा। हाँ साहब, परवीन ने सिर हिलाया। नाजिमा मोहम्मद साहिम को बहुत प्यार करती थी। एसएचओ ने सिर हिलाया और उठकर खड़े हो गए। देखो राजकुमार, अभी तुम तीनों हमारी हिरासत में रहोगे। नाजिमा के कातिल तक हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कहकर संजीव शुक्ला कक्ष से बाहर निकल गए। मोहम्मद साहिम पुलिस की नजरों में संदिग्ध कातिल के रूप में उभरा था। उन्होंने जाकिरा खातून से नाजिमा का मोबाइल लेकर अपने पास रख लिया था। वह मोबाइल उन्होंने प्रभारी सर्विलांस टीम के एसआई सुनील शर्मा को जांच के लिए दे दिया। सुनील शर्मा ने नाजिमा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर देखी तो उसकी एक नंबर पर लंबी लंबी बातें होने का ब्यौरा मिला। उस नंबर को खंगाला गया तो वह अमरवडिया गांव के मोहम्मद साहिम का ही निकला। ईद के दूसरे दिन 12 अप्रैल 2024 को भी रात 9:30 बजे नाजिमा और मोहम्मद साहिम के बीच बातें हुई थीं। उसी रात नाजिमा के साथ मौत का खेल हुआ था, जो एक पहेली बन गया था। नाजिमा की आखिरी बार मोहम्मद साहिम से बात हुई थी, इसलिए पूछताछ के लिए उसे गांव अमरवडिया से हिरासत में लेकर थाने लाया गया। गांव अमरवडिया की केतकी और परवीन भी हिरासत में पहले से थी। इससे गांव के लोग काफी नाराज थे। इसके लिए वे इकबाल अहमद और जाकिरा खातून को दोषी मान रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग साहिम के पिता अब्दुल शाहिद उर्फ नन्हे, केतकी के पिता परवीन के पिता के अलावा जाकिरा खातून और इकबाल अहमद को अपने साथ लेकर थाना जहानाबाद आ गए। सभी काफी गुस्से में थे। उन्हें थाने के प्रांगण में बुलाकर बिठा दिया गया। उनसे एसएचओ संजीव शुक्ला ने कहा कि वे आधा घंटे बैठ जाएं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मोहम्मद साहिम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। एसएचओ ने उसे घूरते हुए पूछा, साहिम 12 अप्रैल 2024 की रात को तुम्हारी नाजिमा से बात हुई थी, बताओ तुम्हारे बीच क्या बातें हुई? साहब, मैं नाजिमा से पिछले 4 सालों से प्यार करता हूँ। हम रातों में अक्सर मिला करते थे। 12 अप्रैल को नाजिमा ने मुझे 9:30 बजे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था, तुम वहां गए? जी हाँ, मैं नाजिमा के घर के पास पहुंचा तो 2 लड़कों को मैंने नाजिमा के घर से निकलते हुए देखा। अंधेरे में मैं उन्हें नहीं पहचान सका। मैंने उन्हें रुकने को कहा तो वे भाग गए। फिर बोला, मैं यह सोचकर गुस्से में भर गया कि जिस नाजिमा को मैं अपनी समझ बैठा था, उसके दूसरे युवकों के साथ अनैतिक रिश्ते हैं। मैं गुस्से में भरा नाजिमा के पास पहुंचा और उससे उन दोनों युवकों के बारे में पूछा। नाजिमा सकपका गई। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी गुस्से की आग में घी का काम किया। मैंने नाजिमा की गर्दन पकड़ लिया और फिर से उन युवकों के बारे में पूछा। नाजिमा ने होठों पर जैसे ताला लगा लिया था। उसकी खामोशी यह इशारा कर रही थी कि वह मेरे लिए वफादार नहीं है।
गुस्से में मैं अपने पंजे का दबाव बढ़ाने लगा। जब उसका दम घुट गया और वह बेदम होकर नीचे गिरी तो मैं घबरा गया। मैंने उसकी धड़कन टटोली, धड़कन रुक गई थी। वह मर गई थी। मैं डर गया। उसको सीधा लिटाकर मैं चुपचाप वहां से निकल भागा। अंधेरा था और गांव में शायद सभी सो चुके थे। मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं नाजिमा की हत्या का दोषी हूं। आप मुझे अब जो सजा देना चाहे दे दीजिए। मोहम्मद साहिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जाकिरा की ओर से अज्ञात के खिलाफ लिखाई गई रिपोर्ट की धाराएं मोहम्मद साहिम पर लगाकर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ संजीव शुक्ला ने वहां आए गांव के लोगों को जब नाजिमा की मौत की सच्चाई बताई तो सभी सन्न रह गए। एसपी विक्रम दहिया को नाजिमा के हत्यारे की गिरफ्तारी की सूचना दी गई तो वह थाने में आ गए। उन्होंने थाने में रोक कर रखे गए कांस्टेबल राजकुमार, परवीन और केतकी को छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वे तीनों बेकसूर थे। विक्रम दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नाजिमा मर्डर केस का खुलासा किया। दूसरे दिन मोहम्मद साहिम को कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। नाजिमा का शव इकबाल अहमद और जाकिरा खातून को सौंप दिया गया। उन्होंने नम आंखों से अपनी बेटी को दोबारा से कब्र में दफन किया। नाजिमा नादान थी। माँ बाप नेपाल कमाने गए तो वह मोहम्मद साहिम से दिल लगा बैठी, जिसका अंजाम उसे मौत के मुंह में ले गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।